Hi, myself Puneet Kehi. I welcome you all on my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about strategy to crack UPSC 2021 by the means of self study. इसमें हम कई सारे मुख्य चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईयरली कैसे प्लान करें, मंथली कैसे प्लान करें, डेली कैसे प्लान करें और आपके प्लानिंग के बेसिस पे आप अपनी किताबों को कैसे पढ़ें और कई सारे अदर एस्पेक्ट्स जो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस आर सम ऑफ माय डिटेल्स. यूपीएससी के 3 मुख्य पिलर्स हैं, वो है स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी. जब हम स्टैटिक पोर्शन कहते हैं तब आपको 14 से 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है. फर्दर आपको करंट अफेयर्स करना पड़ता है जिसमें आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और कई सारी और चीज़ें पढ़ते हैं. फर्दर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अधूरी हैं अगर आपके पास स्ट्रैटेजी ना हो. तो स्ट्रैटेजी क्या है, इन दोनों चीज़ों को हमें कैसे कवर करना है ये आपको स्ट्रैटेजी बताती है. तो सबसे पहला मुख्य चीज़ होगा कि इन सारी किताबों को कैसे पढ़ना है. दूसरा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके नोट्स कैसे बनाने वगैरह सारे उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो ये स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करती है. स्ट्रैटेजी 2 तरह से हम समझ सकते हैं, एक तो मैक्रो लेवल और दूसरा माइक्रो लेवल, जिसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे. फर्दर स्ट्रैटेजी का रेलिवेंस क्या है, ये ऑन्टो सांतेक्सुपेरी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कहा था अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप अपना गोल कभी अचीव नहीं कर सकते. बेसिकली प्लान करना ज़रूरी है. तो यूपीएससी में क्या करना है, तो हमें प्लान करना है. तो कैसे करना है, तो प्लान का ये साइकिल है जनरली, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए आप प्लान बनाते हैं, फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं, रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर बेस्ट सोल्यूशन निकालने के बाद अगर कोई एरर आता है तो फिर से एक बार प्लान करता है. तो ये साइकिल जनरली फॉलो होता है. अब ये मेडिकल साइंस में भी फॉलो होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है, सारे एस्पेक्ट में होता है. लेकिन यूपीएससी में होगा क्या, होगा, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, वो ये है कि हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है. पहला एक्सपीरियंस ऑफ टॉपर्स और दूसरा आपकी खुद की प्लानिंग. यहाँ पे हमें खुद की प्लानिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिंपली इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है. मैंने इस वीडियो में आपके लिए ये काम कर दिया है, सारे टॉपर का एक्सपीरियंस मैंने एक जगह क्लब कर दिया. दूसरा, ये आपको आप खुद करना है मेरी वीडियो देखने के बाद. इससे आपकी पूरी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी. मूविंग फर्दर, तो हमें यहाँ पे और क्या समझने की ज़रूरत है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू फ्लक्चुएट. एक बार स्ट्रैटेजी बना दी तो हम कंटिन्यूसली इसको मेंटेन रखेंगे. तो स्ट्रैटेजी में हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें एक्शन ऑफ फ्यूचर डिटरमाइन करना है कि मान लो मई के मंथ में हमें क्या पढ़ना है, जून के मंथ में क्या पढ़ना है. सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं. उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पूरे साल भर की, पूरे महीनों की, और लाइकवाइज माइक्रो लेवल पे भी प्रिपेयर करते हैं. तो मैक्रो जब हम कहते हैं तो इन सब सारे एस्पेक्ट्स पे काम होता है, और माइक्रो जब हम कहते हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे. सो लेट्स मूव फर्दर. स्ट्रैटेजी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये बहुत बेसिक है. वो ये है कि यहाँ पे वापस मुड़ने जैसा कुछ नहीं है. एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना दी, 6 महीने तक आपने फॉलो की, आप वापस उस कोई और स्ट्रैटेजी में एंटर नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा. दूसरा, एसेंशियल प्रिंसिपल्स के बगैर ये स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं. क्या है वो एसेंशियल प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी. जब तक आपके पास ये नहीं है तब तक आप कोई भी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव नहीं बना सकते. तो आप इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें. लेट्स सी मैक्रो स्ट्रेटेजी. जून 2020 से लेकर मई 2021 तक हम कैसे तैयार करें, पूरे साल भर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. इस चीज़ के बारे में कई सारे टॉपर्स ने अपनी खुद की राय दी है कि हमने प्रीवियसली कैसे अपने पूरे साल भर को अलाइन किया था और अकॉर्डिंगली हमारे पास आज सॉल्यूशंस हैं और हमारे पास रिजल्ट्स हैं कि उन बच्चों ने टॉप किया है. और तो जो स्ट्रेटेजी फॉलो हुई हैं उन सारी स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे पाइल अप कर दे रहा हूँ आपके लिए. तो मुख्य 4 स्ट्रेटेजीज हैं जो अलग अलग पैटर्न्स में काम करती है. पहली स्ट्रेटेजी, देखिए हर स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि 7 से 15 दिन आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, इस चीज़ पे बड़ा विचार करना पड़ता है. उसके बाद आप पूरे जून से लेके मई तक आप अलाइन करते हो अपना वर्क. इस स्ट्रेटेजी में क्या है, इस स्ट्रेटेजी में ये है कि आप पहले सीबीएसई की बुक्स पढ़ते हो, फिर मेंस और फिर प्री की तैयारी करते हो.
तो जून 2020 से जुलाई 2020 तक आप सीबीएसई की बुक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, जो भी आपके लिए रेलिवेंट सीबीएसई बुक है, आप इन 2 महीने में इन सबको खत्म करते हो एक साथ। तो यहाँ पे आपका बेसिक्स प्रिपेयर हो जाता है। फिर अगस्त से लेकर जनवरी तक, ये जनवरी 2021 आ गया, यहाँ से सिर्फ आपके पास 5 या 4 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जीएस 1 से लेकर 4 तक प्लस ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या है, टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं प्लस ऑप्शनल है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो। तो एथिक्स के लिए टाइम दोगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपना अपना टाइम दोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेग्रीगेट करना है, तो वो है एक चीज़ सीबीएसई की बुक्स। प्रोस क्या है इसके, ये बड़ा बेसिक्स ओरिएंटेड है, इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स एट वंस। तो यहाँ पे आप अगर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ लोगे तो फिर यहाँ पे आप फिर से पढ़ते हो। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया, जैसे ज्योग्राफी को सिर्फ सीबीएसई की बुक्स ही पढ़नी है और थोड़ा जीसी लियोंग का एडिशन करना है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आपका। तो जीएस 1 to 4 में आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत कम हो जाता, तो इट ऑलमोस्ट कवर एट अ टाइम ऑल द सब्जेक्ट्स। कौन क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, आप यहाँ पे सीबीएसई पढ़ रहे हो, फिर से आप जीएस 1 to 4 पढ़ रहे हो, और जीएस 1 to 4 में वापस से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा डिसकनेक्टिविटी हो सकती है, मान लीजिए आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ी थी जून के फर्स्ट वीक में, अब आप पॉलिटी उठा रहे हैं दिसंबर के सेकेंड वीक में, तो आपको एक डिसकनेक्टिविटी फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक इशू है इसके साथ। दूसरा, रेफरेंस बुक को बड़ा कम टाइम मिलता है इसमें, और रिपीटेशन ऑफ स्टडीज है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपको 3 महीने मिलते हैं, जहाँ पे आप प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करते हैं और फिर टेस्ट सीरीज करते हैं। तो लाइकवाइज आपका प्रीलिम्स में 3-4 महीने का टाइम होता है। तो ये आपका बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा ये डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, पहले आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं जून से लेकर अगस्त तक, 3 महीने का डेडिकेशन। यहाँ पे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं और आंसर राइटिंग में। उसके बाद क्या करना है, मेन सब्जेक्ट्स कौन से, सारे जितने जीएस 1 to 4 के अंदर, प्लस सीबीएसई की बुक्स। तो आप वहां से बेसिक्स हटा के अब यहाँ पे बेसिक्स टू एग्जीक्यूटिव लेवल तक सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से डेप्थ तक यहाँ पे कवर होता है। फर्दर फरवरी से अप्रैल तक आप प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करते हैं और टेस्ट सीरीज कवर करते हैं। प्रोस क्या है, मेंस ओरिएंटेड, काफी समय देते हैं आप मेंस के लिए। एम्पल ऑफ टाइम फॉर आंसर राइटिंग, तो शुरुआत से लेके एंड तक आंसर राइटिंग प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सीबीएसई की बुक्स पर आंसर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं रहता है जिससे आप आंसर राइटिंग पे, हाँ सीबीएसई के लेवल तक आप कर सकते हैं फिर। तो लाइकवाइज यहाँ पे आंसर राइटिंग करते हैं आप, और फर्दर यहाँ पे फिर से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जब आप ऑप्शनल खत्म कर देते हो तो एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाता है। और चौथा है बैलेंस प्रिपरेशन रहती है, तो शुरुआत से आप एकदम स्ट्रेटेजाइज करके प्रिपेयर करते हो। और अगर आपको कोई बैकग्राउंड है, जैसे मान लो आप लॉ ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा 3 मंथ्स के अंदर कवर अप करना। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हुआ है जैसे मैथमेटिक्स, तो वो 3 मंथ्स में कवर नहीं होता। और अगर आप मैथमेटिक्स को सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाहता है तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो ऑब्वियसली बच्चे देखते हैं कि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है और इसलिए मैं कवर अप करना चाहता हूँ। तो कई सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे भी होते हैं जो मैथ्स ना लेके कोई और सब्जेक्ट लेते हैं। तो लाइकवाइज ऑप्शनल को मेरे हिसाब से 3 मंथ से ज़्यादा देना सही नहीं होता है। तो फर्दर ये सारे प्रोस कवर हो गया। अब कॉन्स क्या है, बेसिक्स में भी अफेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बड़ी बड़ी बुक्स जितनी भी होती हैं वो पढ़ने लगता है, तो यहाँ पे सीबीएसई इफेक्ट हो सकता है काफ़ी। अब हमें सीबीएसई के ऊपर नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन हम इन सारी चीज़ों में इतना डीप चले जाते हैं कि हम सीबीएसई के ऊपर नोट्स बनाना छोड़ देते हैं। तो लाइकवाइज ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे लिए। लेस टाइम फॉर जीएस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ 5 मंथ्स हैं और सब्जेक्ट्स टोटल 13 है। तो अगर मैं 5 मंथ्स को 13 में डिवाइड कर दूँ तो हर सब्जेक्ट को मेरे पास सिर्फ 12 से 13 देना। तो जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जीएस को सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे जीएस कंटिन्यूड है, यहाँ पे फरवरी से लेके अप्रैल तक आपको प्रीलिम्स में भी जीएस के सब्जेक्ट्स करना है, तो लाइकवाइज बड़ा कम टाइम है इसमें। तो ऑप्शनल का एक एडवांटेज रहेगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी रहेगा। तो अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन
तो बिल्कुल सारे इन कॉन्स को भी ध्यान में रख के करिए। मूविंग फर्दर, मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स पहले करें, फिर उसके बाद मेंस और प्री की कंबाइंड प्रिपरेशन करें यहाँ पे, और फिर सिर्फ प्री एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन। मेंस एक्सक्लूसिव क्या है? मेंस एक्सक्लूसिव वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाता है, वो प्रीलिम्स का कोई रिलेशन नहीं है उसमें। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर होता है। और क्या करना है इसके साथ? ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो जब आप मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स खत्म करते हैं तो आपका बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाता है। तो GS4 में अगर आपने एथिक्स खत्म कर दिया तो आपके पास मतलब एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि यस, जून टू सितंबर तक जो भी हमने टाइम डेडिकेट किया है, अब हम बहुत आगे स्क्रूटिनाइज करके काम कर सकते हैं। तो और अक्टूबर से लेके अप्रैल तक आप कंटिन्यूसली प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंस और प्री के कॉमन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, और कॉमन सब्जेक्ट सिर्फ 6 हैं, और प्लस एक दो अगर आप रिलेट कर लो कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ एस्पेक्ट्स करंट अफेयर से जुड़ के मेंस में भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्री में आप सफिशिएंट टाइम देते हैं इस पर, तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो की थी और काफ़ी बेनिफिट होता है इससे। फर्दर इसके प्रोज ये हैं कि मोर टाइम्स टू प्रीलिम, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ स्ट्रेटजी, बैलेंस प्रिपरेशन, मोर टाइम फॉर ऑप्शनल। ऑप्शनल यहाँ पे आप जून से लेकर जनवरी तक कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो आप भले ही अल्टरनेट डे दे रहे हैं या दिन में से 3 आवर्स दे रहे हैं लाइकवाइज, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको 8 महीने तक पढ़ रहे हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट। आप स्लोली डेवलप होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। कॉन्स क्या है? लेस टाइम फॉर मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी। आप कोशिश ये करिए यहाँ पे कि एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए मेंस एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन में, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स होंगे उनको आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि इन 4 मंथ्स में आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो जाना चाहिए ताकि आप फर्दर प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। कौन सी है जो प्रो है वो ही कौन से कि ऑप्शनल का बर्डन जनवरी तक आप कंटिन्यू खींचते रहता, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पैरामीटर। अब ये एक पैटर्न है जहाँ पे आप सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जून से दिसंबर तक और जनवरी से अप्रैल तक, जहाँ पे हम यहाँ पे 7 मंथ्स देते हैं और यहाँ पे आप 4 मंथ्स। तो GS 1-2 ऑप्शनल irrespective of what segregation, nothing, you study it by balancing things within that 7 months, you complete it and you move forward for prelims. This is the only strategy. यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो prelims के subjects हैं वो आप कुछ समय पहले से स्टार्ट कर दो, उनको मेंस ओरिएंटेड पढ़ो और फिर प्री ओरिएंटेड पढ़ो। तो सिंपली ये बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। इसके कौन ये बहुत ओल्ड पैटर्न है, इसको कई सारे बच्चे आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिस इज़ अ वॉर एंड हियर यू हैव टू be very accurate with your work. You have to strategize things at every point of time. You need to have daily, weekly, monthly plans, and every aspect shall be such that your target is easy to achieve and near to achieve. Let's move further. अब हम माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी मतलब हम एक मंथ उठाते हैं, उस मंथ में हम डिटेल स्क्रूटिनी करते हैं कि इस महीने में क्या पढ़ूंगा। फर्दर हफ्ता उठाता, उन हफ्ते के अंदर मैं क्या पढ़ूंगा और मैं रोज कैसे पढ़ने वाला हूँ। इन सारे सवालों के जवाब अब माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी में आइडेंटिफाई करता हूँ। कैसे करना ही है? कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसीजर है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है ये कि बेसिकली आप फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे और लास्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ोगे, इस चीज़ का क्लियर अरेंजमेंट करता है। तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा सब्जेक्ट पहले उठाएंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है या बहुत ज़्यादा आसान है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से अपना एक डिसीजन बनाते हो और यहाँ पे आप अलाइनमेंट करते हैं। फर्दर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली बेसिस पे अगर स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कोई चीज़ तो आप कैलेंडर का ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसा कैलेंडर जिसमें आप एडिट कर सकें और उसमें सफिशिएंट स्पेस हो, जहाँ आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकें और आप ये भी लिख सकें कि आपने कितना कवर किया है कितना नहीं। दूसरा, एवरीडे रिकॉर्ड मेंटेन करिए एक पर्टिकुलर नोटबुक के साथ, जहाँ पे मान लीजिए आपने 1 जून को ये कंसेप्ट पढ़ा, तो आप पूरे मंथ का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं जिससे आप
अरेंज कर पाओगे कि आपने पहली तारीख से 30 तारीख तक क्या पढ़ा, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो माइक्रो लेवल स्ट्रेटेजी जब हम बात करते हैं तो इस पैटर्न के थ्रू अगर जाओगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब मंथली स्केड्यूल अगर हमें करना हो तो हम कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पूरे मेंस के मंथ्स लिखे हुए हैं कि मेंस में कौन से मंथ्स हैं। तो टोटल मेरे पास 245 दिन है और मेरे पास टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं मेंस के। तो लाइकवाइज अगर मैं एनालाइज करूँ तो मेरे पास 16 दिन मिलते हैं पर सब्जेक्ट। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय दीजिए आप, कुछ सब्जेक्ट्स को कम दीजिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स को आपको मिनिमम 30 डेज देने ज़रूरी हैं। अब क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप उस हिसाब से बैलेंस करिए। तो लाइकवाइज इन सब्जेक्ट्स को आप एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटमेंट करिए इन 245 दिनों के हिसाब से। समझ रहे मेरी बात। तो मंथली स्केड्यूल जब प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस आपके दिमाग में हमेशा रहे, इस चीज़ पे बड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं प्रीलिम्स के ऊपर। प्रीलिम्स के साथ कैसे तैयारी करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे 105 दिन मिलते हैं हमें, 15 दिन आखिरी के माइनस कर, 120 दिन की पूरी तैयारी में हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी होता है और प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी काफ़ी जुड़ता है, तो वो भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। इसका मतलब आपके पास 17 से 18 दिन होते हैं पर सब्जेक्ट जहाँ पे आप पूरी तैयारी करते हैं। और लकीली ये नंबर सेम है, तो यहाँ पे 105 घंटे पर सब्जेक्ट मिलते हैं अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप ये अलाइन करिए कि पर्टिकुलर आवर्स कितने हैं आपके पास और सब्जेक्ट्स कितने हैं और कौन सा सब्जेक्ट अभी तक आपको हुआ नहीं है। तो आप फरवरी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, मार्च में कौन सा पढ़ोगे, अप्रैल में कौन सा और मई में कौन सा। तो इन सारी चीज़ों को आप पोटेंशियली डिवाइड करोगे अच्छे से और आप अपने एक एक घंटे का एनालिसिस अपने सामने रखोगे, क्योंकि ये प्रीलिम बड़ा ही चैलेंजिंग है। जब तक आप प्रीलिम के बेसिक्स को और इवन एग्जीक्यूटिव लेवल तक अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ है। तो कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इंपॉर्टेंट एरिया कवर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे वेटेज ज़्यादा रखिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे साइंस एंड टेक विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इवन एक पर्टिकुलर नोटबुक से कवर नहीं होता। आप कितनी भी तैयारी कर लो, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो सिंपली आप साइंस एंड टेक को थोड़ा लूज लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप डिटरमाइन कर सकते हो कि एक्सटर्नल सेक्टर और बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। इस पर मैं कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से एस्पेक्ट से कौन से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है सिंपली कि सारी चीज़ों का ध्यान में रखने के बाद ही आप प्रीलिम्स की मंथली स्केड्यूल प्रिपेयर करना, इसको लूज सिचुएशन में मत रखना। और यहाँ पे एक और बात, टेस्ट सीरीज को आपको कवर करना पड़ेगा, तो इस चीज़ पे भी बड़ा ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द टेक अवे, क्या सीख रहे हैं हम यहाँ से। सबसे पहली बात, ये जितने भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी क्या बताएगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। दूसरा, आपका सबसे ज़्यादा समय आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे जाना ज़रूरी है। तो क्योंकि आप जब स्ट्रैटेजी बनाओगे आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि यार कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ हो रहा है आपके लिए। लाइकवाइज वेटेज कंसिडर करके आप उस पर एफर्ट डालिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना ही पड़ेगा आपको, जैसे इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एसए, पॉलिटी, जो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स पे आप बिल्कुल जुडिशियसली पढ़ें, ठीक है। कुछ कॉशन भी है, कुछ चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना। कोई सिलेबस पूरा कवर नहीं कर सकता एक साल के अंदर, आपको 70% कवरेज रखना है। दूसरा, मेंस की जब तैयारी करो आप, तब ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल इन तीनों को बड़ा जस्ट जुडिशियसली पढ़िएगा। और तीसरा, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करिए। गोइंग फर्दर, अब वीकली शेड्यूल कैसे तैयार किया जाए। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, डेट और डे अलॉट कर देना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि इंटरनल सिक्योरिटी प्लस सोसाइटी आप जून के मंथ में ख़त्म कर दोगे, तो मान लीजिए आपने ये पर्टिकुलर 9 दिन इंटरनल सिक्योरिटी को दे दिया और ये पर्टिकुलर दिन आपने सोसाइटी को दे दिया और बाकी के दिन आपने अलाइन कर दिया। अब आपने बेसिकली
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है। अब इंटरनल सिक्योरिटी में आप क्या करें, आप बस ये करिए, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की बुक है तो उसमें करीब 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स को डिवाइड कर दीजिए 9 दिन में। जैसे ये 9 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे तो मतलब आपका फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। तो आप हर दिन की प्रिपरेशन करिए। 1 तारीख को आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, 2 तारीख को आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, 3 तारीख को कौन सा पढ़ोगे। लाइकवाइज आप पूरा अच्छे से डिवाइड कर दीजिए। टोटल 9 दिन की स्ट्रेटजी आपकी तैयार हो जानी चाहिए। जैसे ही आपने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया पर डे, ब्रेक डे के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, लाइकवाइज आप अपने पूरे वीकली शेड्यूल को तैयार करिए। और क्या करने की ज़रूरत है, आप अपने आप को रिकॉर्ड पे रखिए। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपने बहुत अच्छी तैयारी की तो आप अपने आप को रेड टिक दीजिए, आपने 7 घंटे से ज़्यादा पढ़ा। 2 तारीख को आपने एवरेज पढ़ा तो आप ब्लू टिक करिए। 3 तारीख को बिल्कुल नहीं किया तो ग्रीन टिक करिए। तो लाइकवाइज आप अपने दिन को रिकॉर्ड में रखिए। मूविंग फर्दर, डेली शेड्यूल में क्या करना है, डेली शेड्यूल में पूरे दिन को प्लान करना है। ये तो हाफ एन आवर में डिवाइडेड है, आप यहाँ पे 3 आवर्स का या 2 आवर्स का प्लान शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए 1 जून को आपने पढ़ा, 2 जून को पढ़ लिया, अब कोई चीज़ 1 जून को छूट गई तो वहाँ पे 2 जून के रिकॉर्ड में आप ये मेंशन कर लीजिए कि आपका कौन सा पार्ट छूट गया, तो आप वो पहले कवर कर लेंगे। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, दिन भर का वर्क होता है, उसको आप मेंशन कर दीजिए कि हाँ इस समय से इस समय तक मैंने ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा। तो लाइकवाइज आपके पास एक माइक्रो प्रिपरेशन होगी। दूसरा, जो फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, जो भी आपने प्रीवियसली किया है। जैसे मान लो 1 जून से लेके जुलाई तक आपने एक चीज़ समझ ली, क्या कि आप 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे, तो आप अगस्त में प्लान करिए ना, 6 से मैं 8 घंटे कर दूं, और फिर अगस्त में अगर आप अचीव कर लेते हैं तो फिर वो आगे प्रोसीड होता जाएगा। तो आप अपनी मिस्टेक्स को जज कर रहे हैं यहाँ पे। सो फॉर दिस पर्पस आपको ये डेली शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, दिस विल कीप यू अंडर रिकॉर्ड एज आई ऑलरेडी सेड। उसके बाद ये आपको बहुत सिंसियर बंदा बना देगा और आपका बहुत मन करेगा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप दिन भर अपने आप को रिकॉर्ड पे रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, सारी चीज़ें पेन डाउन है। तो अगर 4 महीने तक आपने कंटिन्यूसली पढ़ लिया तो 5वें महीने में आप पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो आई कैन टेल यू विथ कॉन्फिडेंस, अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो है आप रियलिस्टिक टारगेट्स रखने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि यार इंटरनल सिक्योरिटी 9 दिन में ख़त्म नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको 14 दिन कर दूंगा। फिर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा रियलिस्टिक टाइमिंग दें जो पॉसिबल हो। फाइनली हम ये कहेंगे कि अगर आपका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप बेफिक्र रहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड के सारे मिस्टेक्स कलेक्टेड हैं। तो अगर आप 1 साल का कंप्लीट शेड्यूल परफॉर्म करते हैं और आपको कोई भी खामियां दिखती हैं, आप नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर सकते हो और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 100 दिन मेहनत की 365 दिन में, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा नेक्स्ट ईयर आप फिर से कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि आपको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज आप कोशिश ये करिए कि इसी अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो ये एक अपर रेंज रहेगा जब आप स्ट्रेटेजी तैयार करोगे खुद के। सो वी आर डन हियर, थैंक यू सो मच।